अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के मानसून सत्र में आज पहले दिन ही भारी शोर शराबा और हंगामा हुआ। विपक्ष ने बड़े प्रदर्शन किए हैं। मुद्दे क्या हैं, इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में जनता का मूड क्या है, ये नेताओं से ज़्यादा इस बात को अगर कोई समझता है तो पॉलिटिशियन समझते हैं, नेता लोग समझते हैं, विधायक समझते हैं। इसलिए जनता के मुद्दों की बात जिस दिन असेंबली शुरू होनी होती है उस दिन उत्तर प्रदेश में लखनऊ की सड़कों पर विधायक हंगामा करते दिखते हैं। मसला इस बात का है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख मुद्दे क्या हैं। क्या वाकई में वही मुद्दे हैं जिनको लेकर आज विपक्ष ने विधानसभा के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया, हंगामा किया और ये बताने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में वाकई में बड़े मुद्दे आज भी किस प्रकार से हावी हैं। तो उत्तर प्रदेश में किन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा? अगर आज विधायकों के प्रदर्शन को, विपक्ष के विधायकों के हंगामे को और उनकी बातों को माना जाए तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख मुद्दा कुछ यूं है। महंगाई उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा है। आम आदमी, निम्न मध्यम वर्ग, गरीब तबका, मध्यम वर्ग, सैलरीड क्लास जिसे हम नौकरी पेशा वाला तबका कहते हैं, और छोटा व्यापारी, महंगाई ने इन सब की कमर तोड़ दी है। खाने के तेल से लेकर चलने तक के तेल में इनका तेल निकल जा रहा है और इतना तेल निकल जा रहा है कि अब इनके शरीर में तेल नहीं बचा है। महंगाई के चलते आम लोगों का बजट खराब हो चुका है। रसोई में इस्तेमाल होने वाली गैस से लेकर गाड़ी में भराने वाली गैस तक, रसोई की गैस से लेकर ऑक्सीजन की गैस तक, हर जगह दाम आसमान पर है। लोग खाएं तो खाएं क्या और चलें तो कैसे चलें। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है, सब्जियां महंगी हो गई हैं, खाने के तेल महंगे हो गए हैं, यहाँ तक कि सरसों का तेल जो आम गरीब आदमी, निम्न मध्यम वर्ग और सैलरीड क्लास इस्तेमाल करता है, उसके दाम भी आसमान पर हैं। पेट्रोल डीजल में आग लगी हुई है। ये एक प्रमुख मुद्दा है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई ने लोगों को परेशान करके रखा हुआ है। लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतें ही पूरी नहीं कर पा रहे। दूसरा प्रमुख मुद्दा उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। नौजवान लखनऊ में लाठियां खा रहा है। सरकारी नौकरियों का जबरदस्त अभाव है, किल्लत है। नौकरियां हैं नहीं, और अगर हैं तो मिल नहीं रही हैं। वरना क्या कारण है कि 5वां वर्ष चल रहा है इस सरकार का और अब तक UPSSC ने 1 या 2 परीक्षाओं के अलावा बाकी कोई परीक्षा सक्सेसफुल कराई ही नहीं। UPSSC क्लास 3 की भर्ती की सबसे बड़ी संस्था है। अगर वहां इस प्रकार का आचरण हुआ है तो आप कल्पना करिए कि नौकरी कितने लोगों को मिली होगी। आज भी प्राथमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, हेल्थ सेक्टर हो, तमाम और मसले हों, पुलिस विभाग की नौकरियां हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जॉब्स हों, सब जगह नौकरियां हैं लेकिन नौकरियां मिल नहीं रही। नौकरियां अध्यापित नहीं हो रही हैं, उनको सूचित नहीं हो रही हैं, नौकरियां निकल नहीं रही हैं। तो जब जॉब निकलेगी नहीं और निकलेगी तो मिलेगी नहीं। आपने इंटरव्यू पास कर लिया है, लिखित परीक्षा पास कर ली है तो सरकार ने रोक रखा है। तो नौकरियां दूसरा बड़ा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में हत्या, लूटपाट, डकैती, अपहरण, बलवा, बलात्कार, इस तरह की घटनाओं में भारी इजाफा है। आप प्रतिदिन देख लेते होंगे कि 1 करोड़ रुपए की लूट हो जाना तो उत्तर प्रदेश में सामान्य बात हो गई है। पहले इसी 1 करोड़ रुपए के लूट जाने पर देश भर में हाहाकार मचा रहता था। आज व्यापारियों का 1 करोड़ रुपया दुकान में घुसकर तमंचा कट्टा लगाकर लूट लिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये सब मुद्दे ऐसे हैं कि जनता बेहद त्रस्त है, जनता परेशान है। जनता आवारा पशुओं को लेकर, गांव गरीब के लोग परेशान हैं, जिनके मेहनत की कमाई, पूरी फसल आवारा पशु चट कर जाते हैं। खाद महंगी कीमतों पर है, सहकारी डिपो में DAP तक उपलब्ध नहीं है। इन सब मसलों को लेकर मुद्दा बड़ा है और किसानों की समस्या ने तो कोड़ में खाज का काम किया है। उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में गन्ना उत्पादक किसानों के लिए विपत्ति चल रही है। ये उनके लिए विपत्ति काल है। 4.5 सालों में कभी उनके दाम नहीं बढ़ाए गए गन्ने के, जबकि महंगाई चरम पर पहुंची हुई है। पूरे देश में सबसे अधिक महंगी बिजली अगर कहीं मिलती है तो उत्तर प्रदेश में मिलती है। ये सब मुद्दे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में मानसून सत्र का सही इस्तेमाल विपक्ष
इन सब मुद्दों को उठाने के लिए करेगा, या फिर पहले दिन दिखावा करने के बाद या फिर सदन को हंगामे में तब्दील कर दिया जाएगा, जो दिल्ली में हुआ। आज जिस प्रकार से आक्रामक तरीके से अपोजिशन ने प्रदर्शन किया, ये भारतीय जनता पार्टी को भी ये बात का अंदाजा नहीं था कि विरोध का स्वर और विरोध का स्तर इतना बड़ा होगा। इन मुद्दों को लेकर अब जिस तरह से चुनाव के नजदीक आ रहे हैं, उस प्रकार अब ये माना जा रहा है कि ये अब स्थितियां विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के लिए अब मैदान में उतर जाने का है। तो क्या वाकई में इन्हीं मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा, या चुनाव में मुद्दा हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान होगा, या फिर मुद्दा तालिबान होगा? मुद्दा क्या होगा? आप वो वक्त नहीं भूल सकते हैं जब इसी वर्ष मार्च, अप्रैल और मई में हमारे अपने लाखों लोग, असंख्य लोग कोरोना के चलते ऑक्सीजन की कमी से तड़प तड़प कर मरे हों, बिना इंजेक्शन, बिना इलाज, बिना बेड के मरे हों। ये एक बड़ा मुद्दा है। गांव में गरीबी है, अधिकांश लोगों ने घर में कमाऊ सदस्यों को गंवा दिया है, और ये ऐसे मुद्दे हैं जिनमें सरकार अपने दामन को बचा नहीं सकती है। सरकार को इसकी जवाबदेही देनी ही चाहिए, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, और विपक्ष को भी चाहिए कि सदन के समय का सदुपयोग करें। ऐसा ना हो कि सिर्फ हंगामे में ही तब्दील कर दिया जाए। विपक्ष को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की भूमिका का निर्वहन असेंबली के भीतर करना चाहिए, ताकि इस सदन के सत्र को हंगामे में तब्दील न हो जाए। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए सरकार की, यह विपक्ष का कर्तव्य होना चाहिए। तो क्या मानसून सत्र में विपक्ष अपने इन कर्तव्यों का निर्वहन करेगा? और जो मुद्दे मैंने गिनाए, क्या वो मुद्दे वाकई हैं? और अगर हैं तो उन मुद्दों को उठाने का दायित्व किसका है? विपक्ष का है। सरकार का पक्ष है कि सरकार उस मसले का समाधान दे। तीसरा, भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल पहले हुए चुनाव में जो वायदे किए थे, क्या वो वायदे पूरे हो गए? ये भी विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा है। तो अब बात घूम फिर कर यही आ गई है कि हमारे पास जो बेसिक इश्यूज हैं, मुद्दा उन्हीं पर चुनाव होगा, या फिर मुद्दा कम्युनलिज्म पर होगा, सांप्रदायिकता के आधार पर होगा, हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान या तालिबान पर। तय आपको भी करना है, क्योंकि जो हालात आपने देखे हैं, झेला है और भोगा है, विशेष तौर पर कोरोना काल में, तो ये तय करने का दायित्व भी आपका है। आपको भी अपनी भूमिका का निर्वहन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में करना होगा। पॉलिटिकल पार्टी एजेंडे पे नहीं चलती, पॉलिटिकल पार्टी लॉलीपॉप पे नहीं चलती, पॉलिटिकल पार्टीज चलती हैं जनता द्वारा किए गए वायदे पे। क्या जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में इन्होंने जो वायदे किए थे, क्या ये वायदे पूरे किए हैं? और अब जब चुनाव आ रहा है तो आपसे बाकी वायदे क्या किए जा रहे हैं? कौन है जो आपके बच्चों की तरक्की और तालीम चाहता है, और कौन उनको सांप्रदायिकता की आग में झोंक देना चाहता है? तय आपको करना है, क्योंकि दुनिया भर के जैसे हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि कुछ स्टेटमेंट आप सुने, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के मानसून सत्र में इसका इस्तेमाल कैसे कंस्ट्रक्टिव तरीके से किया जाए, जनहित में कैसे किया जाए, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश का किसान बदहाल है, नौजवान परेशान है, महंगाई चरम सीमा पर है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था फेल है, महिला सुरक्षित नहीं है, और ये सरकार केवल उत्तर प्रदेश के लोगों के विश्वास के साथ विश्वासघात कर रही है। उनका एक आशीर्वाद यात्रा भी चला, किसको आशीर्वाद देंगे? जो कोरोना में मरे हैं उनको आशीर्वाद देंगे, जो गरीबी से मर रहे हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, उनको आशीर्वाद देंगे, जो महंगाई से रात दिन भूखे मर रहे हैं उनके लिए आशीर्वाद देंगे। और भाजपा के कहने में कोई आने वाला नहीं है, सभी लोगों ने उनको देख लिया। दुर्भाग्य है कि विधानसभा के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ऑयल पेंट फोटो तक नहीं लग पाई। इसको लेकर के हम लोग माननीय अध्यक्ष जी से मिले हैं। अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया है कि लग जाएगा। कल नहीं लगता है तो फिर हम लोग शुरू हो जाएंगे। देखिए, विपक्ष क्या कर रहा है, जब सदन चलता रहता है तो सदन के अंदर की बातें सदन के बाहर, मैं चूंकि सरकार का मंत्री हूं तो मैं नहीं कर सकता अभी, लेकिन जो विरोध करते हैं वो आईना लिए, आज मैं देख रहा था कुछ लोग घूम रहे थे, तो उस आईने में अपने आप को देखें, अपने कार्यकाल को देखें। तो आज की डिबेट बेहद महत्वपूर्ण है, जनता के लिए भी, विधायिका के लिए भी, दोनों के लिए भी। और मैं चाहता हूं कि इस डिबेट के माध्यम से हम एक समाधान निकालने का प्रयास करें और विपक्ष को तय करें, विपक्ष को तय करने के लिए बाध्य करें कि वो इन